हवेली पर रात गहरी थी, पर उस गहराई में कुछ हल्की सी रोशनी अंदर से जल रही थी, ऐसे जैसे दीवारें खामोशी के बीच धीरे धीरे सांस ले रही हों। उस रात हवेली की चुप्पी में केवल टिक टिक नहीं, बल्कि अनकहे शब्दों की गूंज थी। अनिका के दिल में भी कुछ सरगम रची हुई थी। सच की खोज ने उसे थका दिया था, पर थकान के साथ एक अंधा साहस भी आया था। उसने ठाना था कि आज वह उस रात का सामना करेगी जब सच कम से कम किसी के सामने खुलेगा, और शायद वह किसी के सामने अपना सच्चा दिल भी रख देगी। डाइनिंग हॉल से लौटकर आर्यन ने अपने अध्ययन के दरवाजे को थाम कर रखा। उसकी गर्दन पर आज कुछ ज्यादा ही तनाव झलक रहा था, वही पुरानी बेचैनी जो अक्सर उसकी आंखों में दिखती थी जब अतीत की परछाइयां उभर आती। हवेली की लाइटें कम कर दी गई थीं, सुरक्षा टीम सतर्क थी, पर उसके भीतर का उलझा जाल किसी की सुरक्षा से नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा से जुड़ा था। अनिका ने देखा कि आर्यन अकेला बैठा है, किताबों के ऊपर कागज बिखरे थे और एक पुरानी तस्वीर, वही नयना की तस्वीर, टेबल पर पलटी पड़ी थी। कबीर आज बाहर था, उसने एक सोर्स से मिलने का वादा किया था, पर हवेली की हवा ने आज कुछ अलग चाहा। वह आर्यन की तरफ खींची चली आई। उसने दरवाज़ा धीरे से खोला और कहा, सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसकी आवाज़ में वह सादगी थी जो हमेशा आर्यन के समक्ष नर्म गहना बन जाती थी। आर्यन ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर अचानक उसने उठकर उनका चेहरा देखा। उसकी आंखों में कुछ ढह गया था, मानो वह कई रातों से अपने दिल का बोझ लिए चल रहा हो। उसने कहा, हाँ आओ। उसकी आवाज़ में अब वो कठोरता नहीं थी, बल्कि थकान और किसी तरह की गुहार थी। अनिका ने उसके सामने बैठते ही कहा, आपने कल उस वादे की बात कही थी, पर उसे पूरा नहीं कर पाए। क्या आप बताना चाहेंगे? आर्यन ने गहरी सांस ली और फाइलों के बीच से एक कागज निकाला, वही पुलिस की रिपोर्ट, पुरानी ईमेल और एक छोटा सा रिकॉर्ड जिसमें नयना के संदेशों की प्रतियां थीं। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे लगता है मैंने बहुत देर कर दी। मैंने नयना को बचाने की कोशिश की, पर कई बार मैंने ऐसा कदम उठाया जो उसे और खतरे में डाल देता था। उसकी आंखें भर आईं, पर वह रोना नहीं चाहता था। अनिका की उंगलियां कांप गईं, उसे लगा कि आर्यन की दीवारें अब टूट रही हैं। आर्यन ने बात आगे बढ़ाई, तुम्हें वह रात याद है जब तुम पहली बार इस हवेली में आई थी? मैंने तुम्हें उस दिन देखा और कुछ ऐसा महसूस हुआ था, मैंने चाहा कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। नयना के साथ हुई तमाम चीज़ों का दोष मेरा हिस्सा है। मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या मैं अधिक चौकस होता, क्या मैं उस रात उसे रोक पाता? उसकी आवाज़ टूटती रही, पर सीधे अपने दोष का इजहार करना उसके लिए बड़ा साहस था। अनिका ने धीरे से कहा, आपने बहुत कुछ झेला है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेले दोषी हैं। कई लोग उस घड़ी के हिस्से हैं। पर आर्यन ने हाथ उठाकर कहा, नहीं, मैंने अपने अहम की वजह से कई बार काम टाल दिए, मैंने कुछ निर्णय आर्थिक राजनीति की वजह से किए, और मैंने उसे उस मुकाम पर छोड़ा जहां से वह वापस नहीं आ सकी। उसकी पलकों के नीचे आंसू उभर आए। उसने पहली बार खुलकर कहा कि उसका गुस्सा, उसकी दूरी, उसका कड़ा व्यवहार सब कुछ एक तरह की पनाह बन गए थे, अपने अपराध से बचने की, अपने डर से छिप जाने की। अनिका ने उसकी हथेली पकड़ ली। उस स्पर्श ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे सहारा दिया। उसने कँपा पूछा, तो नयना के साथ वाकई क्या हुआ था? आप बताइए, मुझे सब कुछ समझना है। आर्यन ने कुछ पल तक खामोशी साधी, फिर, जैसे किसी ने बीच की दीवार खोली हो, उसने सारा सच जड़ से निकालना शुरू कर दिया। उसने बताया कि नयना ने कंपनी के कुछ कागजों पर जाती हुई बात देख ली थी, कई पेमेंट्स, कई ट्रांजैक्शंस जिनका कोई सामान्य कारण नहीं था। नयना ने उससे कहा कि उसे डर है, और उसने उसे बताया भी। पर आर्यन के पास उस समय इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इन शक्तिशाली लोगों से भिड़ सके। उसने कहा, मैंने उसे संरक्षण दिलवाने की कोशिश की, पर मैंने उस दिन कुछ गलत फैसले लिए। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। उसकी आवाज़ में इतना पश्चाताप था कि अनिका के अंदर भी एक करुणा जागी। ये पश्चाताप सिर्फ कामयाबी या कंपनी की असफलता की नहीं थी, ये किसी इंसान की खोई हुई जिंदगी की कीमत थी। आर्यन ने सांस ली। उसने मुझसे कहा था कि अगर कुछ हुआ तो वो मुझे एक नोट दे देगी। जब वह चली गई तो मैंने सोचा कि वो सुरक्षित रहेगी,
पर कभी कभी मेरी सुरक्षा के मेरे तरीके ही किसी की आज़ादी ले लेते हैं। उसकी आंखों में अधूरी सी वाकत थी, कहीं कहीं का घाव अब भी ताज़ा था। अनिका ने उसकी तरफ देखा। वो अब बचाव की दीवार नहीं था, बल्कि एक इंसान था जिसे अपनी भूल से मौत के करीब लाने का डर था। फिर अचानक आर्यन ने कुछ और कहा, कुछ ऐसा जो अनिका के दिल की धड़कनें बढ़ा दे। उसने कहा, और तुमने मेरी दुनिया में आते ही थोड़ा सा उजाला भर दिया। जब तुम मेरे साथ जोखिम उठा रही हो, मैं डरता हूँ कि तुम्हें वही दर्द होगा जो नायना को हुआ। इसलिए मैं तुम्हें रोकने का प्रयास करता हूँ, पर यह रोकना नहीं, शिकायत है। मैं चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम जाने कि मैं गलत था, और मैं बदलना चाहता हूँ। उसकी आंखों में यह भाव साफ था, एक अनकहा इजहार जो अब शब्दों में आने लगा था। अनिका का दिल पिघला। उसे पता था कि आर्यन की यह भावुकता नकली नहीं थी। पर उसने भी एक सच कहा, मैं किसी की रखेल नहीं हूँ जो आपका बचाव चाहती है। मैं अपनी माँ और भाई के लिए लड़ रही हूँ। पर अगर आपकी गलती थी, तो आप उसे सही करिए। और मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ मेरे लिए नहीं, सच के लिए लड़ें। अनिका की आवाज़ में दृढ़ता और संवेदना दोनों थे। वह चाहती थी कि आर्यन अपनी जिम्मेदारी निभाए, न कि केवल खुद को बचाने की जुगत में लगे रहे। आर्यन ने आंसू पोंछे और फिर धीरे से कहा, मैं करूँगा। मैं आज तक जो भी दरारें छुपाए हुए थे, उन्हें भरना चाहता हूँ। पर मैं तुमसे एक वादा मांगता हूँ, ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ना। अनिका ने उससे आंखें मिलाई। उसके भीतर समंदर सा गहरा कुछ था। मैं भी अकेली नहीं लड़ूंगी, उसने कहा, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सच्चाई के साथ खड़े रहो, और अगर तुम्हें डर लगे तो उसे छिपाना बंद करो। वो रात एक बार फिर से उनकी खुली हुई भावनाओं की रात बन गई। न केवल आर्यन का खुद के साथ ईमानदार होना, बल्कि अनिका का ये कह देना कि वह स्वयं निर्णय ले सकती है। उनके बीच जो अनकहे वादे थे, वे अब कुछ धीरे धीरे कहे गए वादों में बदले। मैं तुम्हें बचाऊंगा का अर्थ बदल गया, और हम सच का सामना कर रहे हैं का वादा बन गया। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो हवेली में कुछ बदला दिखा। वो छोटा सा परिवर्तन जो किसी के भीतर के संकल्प से आता है। आर्यन ने सुरक्षा टीम को निर्देश दिए कि वे कबीर के सहयोग को बढ़ाएं और किसी भी गवाह को सुरक्षित रखें। उसने खुद लीला आंटी से मिलने का प्रबंध किया ताकि नायना से जुड़ी और बातें सामने आ सकें। अनिका ने इस बार उसे देखा तो उस निगाह में अब संदेह कम और स्नेह अधिक था। ये स्नेह बोझिल नहीं था, बल्कि भरोसे से भरा था। उस रात की कबूलियत ने हर किसी के लिए नई उम्मीद जगी। कबीर की खोज को अब हवेली के भीतर से भी समर्थन मिलने लगा, और अनिका ने महसूस किया कि उसका मार्ग अब अकेला नहीं रहा। पर सच की राह अब भी खतरों से लदी थी। हवेली की दीवारों के भीतर जो सन्नाटा था, वह अब कुछ हल्का हुआ था, पर बाहर से जो खतरनाक साया उन पर मंडरा रहा था, वह अभी जितना शांत दिखता था, उतना ही खतरनाक भी था। फिर भी पहली बार बहुत समय के बाद उन दोनों के बीच कुछ अनकहे वादे जुबानी रूप भी लेने लगे। और जिस रात आर्यन ने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की, वह रात अनिका के लिए सिर्फ एक सच्चाई की रात नहीं रही, वो आर्यन की पहली असली कबूलियत की रात भी थी, जब उसने अपने दिल की उस दीवार को खोल दिया जिसे उसने सालों से थामे रखा था। हवेली में जो शाम आई, वह आम शामों से अलग थी। हवा में ठंडी नमियत थी और बगीचे में पेड़ों की पत्तियां धीमी धीरे टक टक कर रह गई थीं। अनिका पूरे दिन थकी रही थी। दिन भर की जांच, कबीर के साथ देर रात की योजना, और हवेली के नियमों में खुद को बंधाए रखना, सबने उसकी ऊर्जा खा ली थी। पर उसने सोचा कि वह संभाल लेगी। जब सच्चाई पक्की होनी हो तो थकान कोई माने नहीं रखती। शाम के समय डिनर की तैयारियां चल रही थीं। मेहमान आने वाले थे और हवेली को सजाया जा रहा था। अनिका ने धीमे धीमे अपना काम पूरा किया और कमरे में लौटकर कुछ देर बैठना चाहा, तभी उसे सिर में तेज हल्की सी चक्कर आई। उसने चटाई पर हाथ रखा, पर जब वो उठा तो उसका मुकाबला बढ़ गया। आंखों के आगे धुंध सी छा गई। उसने खुद को संभाला, पर पेट में एक खटास उठने लगी। वह बोली, शायद थोड़ी थकावट है। पर भीतर कुछ और हो रहा था, एक अजीब सी गर्माहट और कपकपी का मेल। रात के खाने में उसका रंग बिगड़ा हुआ दिखा। सीमा ने पूछना चाहा, पर अनिका ने हल्की मुस्कान देकर टाल दिया।
पर कबीर ने उसे देखा, उसकी नज़रें सतर्क थीं। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। अनिका ने सिर हिलाया, पर उसकी आवाज़ कांप रही थी। गुफ्तगू के बीच में उसका माथा अब ठंडा नहीं रहा, उसके होंठ सूखने लगे और सांसों में भूख सी नहीं, पर दर्द जैसा कुछ घुस आया। कबीर ने तुरंत कहा, तुम वापस कमरे पर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। पर अनिका ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, मुझे काम खत्म करना होगा। उसकी जुबान में अचानक तहलका था। आधी रात जब मेहमान जा चुके थे और हवेली का शोर घट चुका था, तब तक अनिका की तबीयत और बिगड़ गई। उसे तेज बुखार चढ़ आया और पेट में ऐंठन सी उठी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर चादर के भीतर उसके हाथ ठंडे पड़ गए और पैर जकड़ गए। उसने सिकुड़कर बेड पर लेटना चाहा, पर हर सांस में दर्द की कड़ी चुभने लगी। सीमा ने फौरन मैनेजर को सूचित किया और मैनेजर ने आर्यन को। आर्यन उसी क्षण अपने अध्ययन से उठकर दहाड़ते हुए कमरे की ओर आया। उसने देखा कि अनिका पलटकर बेड पर लेटी हुई है, पसीने से तर, आंखों में दर्द और चेहरे पर कष्ट का भाव। उसने तुरंत सिक्योरिटी को कहा कि डॉक्टर को बुलाओ और एक इमरजेंसी व्हीकल तैयार रखो। पर अनिका उस डर और बेबसपन के साथ मुस्कुरा कर बोली, ये सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज़ नर्म थी पर बहुत कमजोर। आर्यन ने उसे उठाकर सहारा दिया और खुद के हाथों से उसके माथे पर कपड़ा रखा। उसकी झटपटाहट में कोई फिक्रमंदी थी, एक तरह की निर्दोष परवाह जो वह अब छुपा नहीं पा रहा था। सीमा और स्टाफ ने डॉक्टर को बुलाया और हॉस्पिटल का इंतजाम करने की शुरुआत हुई। डॉक्टर ने शीघ्रता से जांच कर कहा, मरीज को आगे की जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाना होगा। यह कोई मामूली फ्लू नहीं है, हाई फीवर और डिहाइड्रेशन के संकेत हैं। आर्यन ने बिना कुछ सोचे तुरंत निर्देश दे दिए, क्लिनिक की टीम तैयार रहे और मैं उसे लेकर चलूंगा। उसने अनिका की वस्तुएं उठाईं और खुद ड्राइवर से कहा कि तेजी से हॉस्पिटल जाएं। अनिका को ले जाते समय उसे एक भयंकर दर्द सा आया, पर आर्यन की आंखों में जो चिंतित चमक थी, उसने उसे कुछ हिम्मत दी। वो कभी कभी उसकी कंधी पर अपना सिर झुकाती और कहती, मुझे डर लग रहा है। आर्यन ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हॉस्पिटल में नजर आने वाली हर मशीन की आवाज़ ने अनिका को असहज कर दिया, पर डॉक्टरों की टीम ने फौरन टेस्ट शुरू कर दिया, ब्लड सैंपल, अल्ट्रासाउंड और कुछ इन्फेक्शन टेस्ट। कबीर भी किन्हीं राहों से पास पहुंच गया था। उसे देखकर अनिका ने हल्की मुस्कान दी, पर उसकी सांसें फिर तेज हो आईं। कबीर ने डॉक्टर से पूछा, यह क्या है? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, अभी तक क्लिनिकल कॉन्क्लूजन नहीं, पर हमें कुछ और रिपोर्ट्स का इंतजार है। पर मरीज को इंट्रावेनस फ्लूइड चाहिए और मॉनिटरिंग जरूरी है। रात के बीच में अनिका का बुखार बढ़ता जा रहा था। आर्यन ने उसकी नज़र देखी और कुर्सी पर बैठकर उसका हाथ थाम लिया। कबीर ने कंप्यूटर स्क्रीन के पास बैठकर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने शुरू कर दिए, पर अंदर कहीं दोनों की निगाहें एक दूसरे पर टिक रही थीं। अनिका की सांस कभी कभी आहट कर देती, खासकर जब बुखार आता। आर्यन ने डॉक्टर से पूछा, क्या ये किसी तरह का जहर हो सकता है? क्या किसी ने कुछ मिलाया? डॉक्टर ने सिर हिलाया, अभी कहना मुश्किल है। ये कई चीज़ें हो सकती हैं, इन्फेक्टिव एजेंट, फूड पॉइजनिंग या कोई ऑटोइम्यून रिएक्शन। हम कल रिपोर्ट के साथ और स्पष्ट करेंगे। कबीर की जांच का दायरा उसी रात आगे बढ़ा। उसने हवेली से जुड़े कुछ कर्मचारियों से पूछा कि क्या किसी ने अनिका के भोजन या पेय में कुछ असामान्य देखा था। सीमा ने कहा कि खानपान पूरी तरह नियंत्रित था और स्टाफ बहुत अनुभवी था। पर कबीर ने देखा कि रात में तारीखों वाले पेमेंट्स और कुछ रजिस्टरों में छोटी छोटी गड़बड़ियां थीं, कुछ इनवॉइस दुरुस्त नहीं बैठ रहे थे। क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया? कबीर के दिमाग में यह सवाल बार बार आया। हॉस्पिटल की घंटियों के बीच आर्यन, जो हमेशा मजबूत दिखा करता था, पहली बार बेबस दिखा। उसने अनिका के बालों को छुआ और कहा, तुम मेरी खुशी का हिस्सा हो अनिका, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आवाज़ में जो कमजोरी और ईमानदारी थी, वह मानो हवा में गूंज गई। अनिका ने बोली, मैं डरती हूँ नहीं, बस थकी हूँ। पर उसकी आंखों में अब विवेक की चमक थी, एक तरह की शक्ति की वह लड़ना चाहती थी। सुबह की पहली किरण से पहले ही टेस्ट की रिपोर्ट आई।
डॉक्टर ने सभी को बुलाया और कहा, हमें प्राथमिक रिपोर्ट मिली है, कुछ एनालिटिकल संकेत हैं जो बताता है कि यह केवल सामान्य वायरल फीवर नहीं। कुछ केमिकल मार्कर्स ऐसे हैं जो मिलावट की ओर संकेत देते हैं। पर यह सुनिश्चित करने के लिए हमें कुछ और सैंपल्स और स्पेशल टेस्ट करने होंगे। ये बात जैसे किसी ने हवा में आग लगा दी। आर्यन की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, एक ठोस चिंता थी, किसने ऐसा किया। कबीर ने भी ज्यों-त्यों शोर मचाया, अगर यह जानबूझकर किया गया है तो ये सिर्फ हमला नहीं, ये साजिश है। हॉस्पिटल के इंतजार में बैठे हुए कबीर ने आर्यन को बताया कि उसे रात में कुछ और संकेत मिले, होटल रजिस्टर में हुई गड़बड़ियां, कुछ पेमेंट्स जो उसी नेटवर्क की ओर इशारा कर रहे थे जिनका नाम आर सेठी और एम राव के साथ जुड़ा था। अब सवाल और भी तेज हो गया, क्या नयना के केस में प्रयुक्त वही साजिश अब अनिका पर भी लागू की गई? क्या हवेली की दीवारों के भीतर कोई अंदरूनी हाथ फिर सक्रिय था? अचानक कमरे के बाहर किसी ने फोन कर चेतावनी दी, एक अनजान नंबर से मैसेज आया, बस थोड़ा और इंतजार करो, हमने तुम्हें आगाह किया था। उस मैसेज ने हर चेहरे पर सन्नाटा ला दिया। ये चेतावनी अब सिर्फ कागज पर नहीं थी, ये वास्तविक और खतरनाक थी। आर्यन ने मोबाइल पकड़ते ही कहा, यह मैं सहन नहीं करूंगा। अगर किसी ने मेरी पत्नी, उसने शब्द बीच में ही छोड़ा और आंखों में क्रोध की लालिमा फैल गई। पर कबीर ने उसे रोका, अब जल्दबाजी मत करो। अभी डॉक्टर और पुलिस के साथ तालमेल जरूरी है। पुलिस का एक इंस्पेक्टर भी जैसे ही सूचना मिली, वहां पहुंच गया। उसने स्थिति की संक्षिप्त जांच की और कहा कि वे कुछ सैंपल्स लेकर विशेष प्रयोगशाला में भेजेंगे। अगर यह किसी तरह की जहरीली चीज है, तो हमें अंदरूनी और बाहरी दोनों संभावनाओं पर काम करना होगा, उसने कहा। आर्यन ने ठोकर मर के कहा, और अगर अंदरूनी कोई है, तो मैं खुद उसका पर्दाफाश कर दूंगा। उसकी ठान अब शत्रु के खिलाफ ठोस थी, पर उसमें अब अपराध बोध के साथ साथ बचाव का भाव भी था। अनिका की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी, वे सब मिलने वाली दवाइयों और फ्लूइड्स के कारण थोड़ी स्थिर नजर आई। उसकी आवाज़ कमजोर पर स्पष्ट थी, शायद मुझे सच की तलाश बंद करनी चाहिए थी। वो ये बोलकर मुस्कुरा गई, पर मुस्कान में हल्की सी पीड़ा झलक रही थी। आर्यन ने उसकी हथेली कसकर पकड़ी और कहा, नहीं, तुम सच के पीछे नहीं रुकोगी। पर हम अब और भी सावधान रहेंगे। कबीर ने आंखों से संकेत दिया कि वह आगे की रणनीति बना रहा है, तथ्य इकट्ठा करना, सुरक्षा बढ़ाना और हवेली के भीतर के लोगों की जांच करना। हॉस्पिटल की चौखट पर जब सुबह की रोशनी आने लगी थी, तीनों, अनिका, आर्यन और कबीर एक साथ खड़े थे। अनिका ने थोड़ा हौसला दिखाया और कहा, अगर यह साजिश है तो नयना को भी न्याय मिले, और जो भी इसे अंजाम दे रहा है वह अब छिप नहीं सकता। उसने अपनी कमजोर आवाज में यह वादा किया और सबने उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा। एपिसोड का अंत ऐसे ही एक ठंडी पर परिभाषित हुई आवाज के साथ हुआ। हॉस्पिटल के बाहर किसी अनजान नंबर से फिर एक मैसेज आया, नेक्स्ट मूव तय है और अब घर की दीवारें तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी। ये शब्द हवेली के भीतर गूंजते थे और तीनों के दिलों में अब एक निश्चय और भी कैलिब्रेट हो गया था। सच की लड़ाई अब सिर्फ जानकारी जमा करने की नहीं रही, यह जिंदा रहने और जान बचाने की जंग बन चुकी थी। हॉस्पिटल की सफ़ेद दीवारों के बीच सुबह की पहली हल्की रोशनी जब आई, तो अनिका की सांसों में कुछ सहजता लौट आई। बुखार कुछ कम था, इंट्रावेनस फ्लूइड और एंटीबायोटिक्स ने उसकी किस्मत को थाम लिया था। पर ठीक होने से ज्यादा जो जरूरी था, वह था वह एहसास कि कोई उसके साथ है, कोई उसका दर्द बांट रहा है। और इस एहसास का रूप उस समय सबसे स्पष्ट हुआ जब आर्यन ने अपनी हथेली अनिका के हाथ पर रख दी, न सिर्फ किसी की आदत के तौर पर, बल्कि एक ठोस सहारे की तरह। वो हाथ कठोर, पर अब कुछ नरम सा, अनिका की हथेली पर टिककर एक पुल सा बन गया। उसकी उंगलियां हल्की सी कंपित थीं, पर जितना समय वे पास रहे, अनिका के भीतर की बेचैनी उतनी ही धीमी हुई। आर्यन ने चुप्पी में कहा, मैं यहाँ हूँ। 3 शब्द, पर उन 3 शब्दों ने अनिका के भीतर एक अजीब सा विश्वास जगाया, जैसे कोई कह रहा हो कि अब तुम अकेली नहीं हो सकती। कबीर उस वक्त डॉक्टरों और लैब रिपोर्ट्स के बीच भाग रहा था। उसने होटल के सीसीटीवी की और कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस की गहराई से जांच करवाई थी।
उसी जांच में उसे एक छोटी सी कड़ी मिली, एक पेमेंट जो बार बार उसी दिन और रात के आसपास हुआ करता था। वह पेमेंट किसी सामान्य इनवॉइस के नाम से नहीं था, बल्कि कंप्लायंस सर्विस चार्ज के रूप में दर्ज था। कबीर ने जब उस नंबर पर रिसीट की तुलना की तो पाया कि वही नंबर कई बड़ी जगहों पर आवृत था और इन जगहों में मेहता हवेली भी थी। यह मिलान उसे भीतर तक झकझोर गया। कोई पैटर्न था, और पैटर्न कहीं से भी मामूली नहीं था। जब अनिका ने थोड़ी सी स्थिरता महसूसी तो उसने आर्यन की आंखों में देखा। तुम क्यों इतने परेशान हो? उसने सुसुकर कर पूछा। आर्यन ने झट से उसकी उंगलियां कसकर पकड़ी और कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ मैं इसे अनसुलझा नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता चला है कि कुछ लेन देन ऐसे हैं जो हवेली के भीतर से हुए। मैं इसे सुलझाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान तक लगानी पड़े। उसकी आवाज में जो गांभीर्य था वह सिर्फ वादा नहीं, प्रतिबद्धता थी। अनिका ने उसकी ओर देखा, आंखों में थकावट पर आवाज में एक अजीब सा भरोसा था। उसने धीरे से कहा, मगर एहतियात से। कबीर मदद कर रहा है। कबीर भी लौट आया, उसकी मुद्रा में हल्की सी बेचैनी पर चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसने लैपटॉप खोला और स्क्रीन की ओर इशारा किया। देखो, उसने कहा, ये वही रसीद है जो क्लिनिक में मिली थी और यह वही रसीद है जो होटल के रजिस्टर से मेल खाती है। पर असल कारण यह है कि कुछ ट्रांजैक्शन उसी बैंक अकाउंट में जा रहे हैं जो मेहता रेजिडेंस के नाम से जुड़ा दिखता है। ये मैपिंग साफ नहीं है पर संकेत बहुत स्पष्ट हैं। आर्यन का चेहरा कड़वाहट और आशंकाओं का मिश्रण बन गया। उसने कहा, मैं ये बात बाहर नहीं आने दूंगा, पर हमें इन लोगों की पहचान करनी होगी। और इसे पब्लिक में लाने से पहले हमें पुख्ता सबूत चाहिए। कबीर ने सिर हिलाया। हम गोपनीयता बनाए रखेंगे, पर साथ ही स्थानीय इन्वेस्टिगेशन यूनिट से भी साझा करेंगे। अगर यह नेटवर्क हवेली तक पहुंचा है तो भीतर से किसी ने मदद की होगी। हॉस्पिटल रूम की खिड़की से धूप का छोटा सा कणा जमीन पर गिर रहा था। अनिका ने उसे देखा और फिर आर्यन की तरफ। तुम अभी बहुत कुछ कर रहे हो, उसने कहा। क्या तुम सच में खुद को खतरे में डालना चाहोगे? उसकी आवाज सूझबूझ भरी थी। वो सवाल किसी और संदर्भ में जगा था, प्यार और जिम्मेदारी के बीच का सवाल। आर्यन ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर तुम्हें कोई खतरा है तो हर खतरा मेरे लिए व्यक्तिगत है। तुम्हारा दर्द मेरा भी दर्द है। उसका यह इजहार अब पहले जैसा कठोर नहीं था। उसमें एक नरमी थी जो लंबे वक्त से उसके भीतर दबे थे। डॉक्टर ने कमरे में आकर बताया कि अनिका के कुछ और टेस्ट रिपोर्ट आ गए हैं। इनमें कुछ ऐसे मार्कर्स मिले हैं जो इंगित करते हैं कि किसी प्रकार की मिलावट हुई थी, पर किस प्रकार ये तय करना अभी बाकी है। हम फूड सैंपल्स और उस क्लिनिक के कुछ पुराने सैंपल भी मांग रहे हैं, डॉक्टर ने कहा। यदि ये जानबूझकर की गई मिलावट है तो हमें किसी पैरामेडिकल फॉरेंसिक टीम की सहायता चाहिए होगी। कबीर ने तुरंत फोन कर दिया, मैं ये पूरा नेटवर्क खोलना चाहता हूँ। मुझे पता है कहाँ देखना है, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आर्यन। आर्यन ने आंखों से संकेत दिया कि वह तैयार है। उन तीनों के बीच अब एक तरह की समझ बन चुकी थी, अनिका की रक्षा, सच्चाई की खोज और साथ ही हवेली के अंदर के नक्शे की तहबीन। हॉस्पिटल से लौटते हुए आर्यन ने हवेली के अंदर कुछ बदलाव करवा दिए, खासकर किचन और खाने के सामान की आइटम्स को अस्थायी तौर पर दूसरे सप्लायर्स से लाने का आदेश दिया। उसे मालूम था कि यदि किसी ने खाना मिलाया हो तो फिर वही सुरक्षा का एक बड़ा बिंदु होगा। अनिका को ये देखकर सहजता हुई। उसे लगा कि यह केवल वादा नहीं बल्कि कार्यवाही भी है। वहीं कबीर ने अपने मीडिया कनेक्शन की मदद से कुछ पुराने रिकॉर्ड कराए, जिसमें सेठी और राव के नामों के साथ आने वाले कुछ लोगों की सूची बनी। उसने महसूस किया कि एम राव संभवतः एक बीच का आदमी था, एक ऐसा आदमी जो सिक्योरिटी नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स और छुपे हुए पेमेंट का संचालन करता है। पर उसे अभी भी पता नहीं था कि इस नेटवर्क का कौन सा हिस्सा मेहता हवेली के लिए काम कर रहा था, और सबसे अहम, कौन उस नेटवर्क को हवेली के अंदर तक जोड़ रहा था। रात को जब अनिका की तबीयत स्थिर दिखी तो तीनों ने हवेली के संगठित रूम में छोटी सी बैठक की। कबीर ने स्क्रीन पर कुछ फोटो दिखाए, होटल के पुराने कागज, कुछ गायब हुए मेमो और एक छोटा सा नोट जिस पर हाथ से लिखा हुआ था, ऑथराइज्ड बाय एमआर।
कबीर ने कहा, ये नोट हमें बताता है कि किसी भीतर वाले ने बाहरी एजेंट को अधिकार दिए होंगे। इस पर स्नेहा की परछाई हवेली के कॉरिडोर में दिखी। उसने कमरे में प्रवेश किया और उसकी नज़रें कुछ कठोर थीं। उसने कहा, क्या आप सभी को ये भरोसा है कि हवेली के अंदर कोई ऐसा होगा? उसकी बात में एक तरह की आक्रामकता और बचाव दोनों झलकते थे। आर्यन ने ठंडी सख्ती से कहा, हम अभी किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, पर इन जांचों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जो भी दोषी है उसे बाहर लाया जाए। स्नेहा ने एक बारीकी से हंसते हुए कहा, ठीक है, पर यह मामला पारिवारिक है, इसे बाहर की हवा में उछालना सही नहीं। सावधानी के साथ कदम उठाए। उसकी बातों का सुर जिस तरह से टिका था, वह किसी के लिए संदिग्ध होता, पर अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं था। बैठक के बाद अनिका और आर्यन थोड़ी देर के लिए अकेले रहे। आर्यन ने फिर से उसकी हथेली अपने हाथों में ली और धीरे से कहा, तुम्हें डर लगे तो कह देना, मैं तुम्हें कभी और जोखिम में नहीं डालूंगा। अनिका ने मुस्कुराकर कहा, मगर सच के लिए लड़ना मेरा हक भी है। उसकी आंखों में अब खामोशी के साथ एक तरह की दृढ़ता थी, उसकी आवाज में प्रेम और उद्देश्य दोनों थे। आर्यन ने कहा, ठीक है, तो हम मिलकर लड़ेंगे। कबीर ने अगले दिन एक बड़ा सुराग दिया। उसने एक बैंक कंसोलिडेशन रिपोर्ट निकाली और पाया कि कुछ ट्रांजैक्शंस का अंतिम रिसीवर खाता मेहता ग्रुप के एक गैर प्रोफाइल्ड सब्सिडरी के नाम पर था, जो हाल ही में स्थापित हुआ था और उस पर किसी का सीधा नियंत्रण नेगेटिव था। इस तथ्य ने सबको हिला दिया। ये संकेत इस बात का था कि नेटवर्क ने बेहद चतुराई से कानूनी ढांचे के भीतर रहकर पैसा मूव कर रखा था, ताकि किसी भी सामान्य ऑडिट में ये छंट न सके। कहने और करने में अब कम श्लोक और अधिक कार्रवाई की जरूरत थी। अनिका की वापसी धीरे धीरे हुई। रोजाना छोटी छोटी बातों से वह मजबूत हो रही थी। उसकी मां के मेडिकल बिल का टेंशन अब कम था, क्योंकि आर्यन ने पहले ही उन भुगतानों का इंतजाम करवा दिया था, पर अनिका ने उससे कहा कि वह उन पर निर्भर नहीं होना चाहती। आर्यन ने गंभीरता से कहा, नहीं, पर मैं चाहूंगा कि तुम सुरक्षा की चिंता कम करो और सच्चाई को सामने लाने में साथ दो। अनिका ने हामी भरी। एपिसोड के अंत में कबीर ने एक महत्वपूर्ण फोन कॉल की। मुझे एक गवाह मिल गया है, उसने कहा। गवाह ने कहा कि वो किसी काम के सिलसिले में मेहता हवेली के बाहर खड़ी एक काली गाड़ी का ड्राइवर था और उसने उस रात किसी की फिल्माने जैसी झलक देखी थी। उसने कहा कि उसने देखा था कि कोई हवेली के अंदर से बाहर जा रहा था और उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे कोई हड़बड़ी में हो। कबीर ने कहा, ठीक है, तुम मुझे उस ड्राइवर का नाम और वह नंबर दे दो। जैसे ही गवाह का नाम सामने आया, कबीर की सांस थम गई। नाम था कुछ परिचित, कुछ अनजान, पर जो बात उसकी सांसें रोकने वाली थी वह ये थी कि वह नाम 4 साल पहले मेहता ग्रुप के एक अंतःस्थ कर्मचारी के नाम के साथ जुड़ा हुआ था, किसी ऐसे कर्मचारी का नाम जो अचानक गायब हुआ था। कबीर ने बताया, अगर वही आदमी हुआ तो हमने अंदरूनी कड़ी पाई है। रात को जब सब सो रहे थे, अनिका ने फिर से आर्यन का हाथ थामा, पर इस बार उसने कहा, अगर कुछ भी तुम छुपा रहे हो तो मैं जानना चाहती हूँ। उसकी आवाज में सजगता भी थी और इशारा भी कि अब उनके बीच कोई गोपनीयता नहीं रहनी चाहिए। आर्यन ने अपनी चादर के नीचे से उसकी उंगली पकड़ी और धीरे से कहा, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, पर मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम उस दर्द को जाने। उसकी आंखों में हिचक थी, पर साथ ही एक वादा भी था, मैं अब सब कुछ बताऊंगा। और हवेली की दीवारों के भीतर जो परछाइयां थी, वे अब और भी सावधान हो गईं, क्योंकि सच के हाथ अब और मजबूती से थाम लिए गए थे। हवेली की दीवारों पर सजी तस्वीरें आज पहले से अधिक भारी लग रही थीं, जैसे हर फ्रेम के भीतर किसी ने सिर्फ मुस्कान नहीं, बल्कि कुछ छुपा कर रखा हो। कबीर के ताज़ा सुराग ने हवेली की हवा में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। जब उससे ड्राइवर का नाम मिला, तो उम्मीद के साथ साथ डर भी था, क्योंकि जिस नाम का संकेत आया था, वह 4 साल पुरानी एक गायब हुए कर्मचारी की कड़ी से जुड़ा हुआ था। और गायब कर्मचारी का मतलब अंदरूनी हाथ का सीधा संकेत था। कबीर ने नाम की पुष्टि की। उसका नाम था विक्रम पाठक। वह 4 साल पहले मेहता ग्रुप के लॉजिस्टिक्स विभाग में तैनात था। फिर अचानक एक दिन उसकी उपस्थिति रिकॉर्ड से गायब हो गई। उस समय कई लोगों ने कहा था कि वह स्वेच्छा गया होगा,
लेकिन कुछ अफवाहें थीं कि वह किसी बात को लेकर परेशान था। कबीर ने तुरंत बताया, अगर वही ड्राइवर है तो उसने कुछ देखा होगा और अब वह बोलना चाह रहा है। विक्रम का ठिकाना एक छोटे से किराए के कमरे में निकला, शहर के उस हिस्से में जहां रात में अंधेरा जल्दी उतर आता है। कबीर और अनिका वहां पहुंचे। भीतर विक्रम एक दुबला सा आदमी बैठा था, आंखों में झुर्रियां, पर बोली में स्पष्टता थी। उसने बताया कि कुछ महीने पहले उसे मेहता हवेली के पास काली गाड़ी के बारे में कहा गया था। उसे कहा गया था कि रात में एक व्यक्ति को हवेली के बाहर से लेने जाना होगा। उसे पैसों का लालच दिखाया गया था और धमकियां भी मिली थीं, ना करो तो परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। विक्रम की आवाज में क्षोभ और डर दोनों थे। कबीर ने विनम्रता से पूछा, उस रात तुम्हें किसने बुलाया था? किसने कहा कि वो व्यक्ति हवेली से निकलेगा? विक्रम ने झिझकते हुए एक नाम कहा, अंकित। वही नाम जिसे कुछ साल पहले कर्मचारी सूची में देखा गया था, एक ऐसा कर्मचारी जो अचानक गायब हुआ। विक्रम ने बताया कि उसे बताया गया था कि अंकित अब किसी कॉन्ट्रैक्टेड सिक्योरिटी एजेंसी के साथ था, पर उसकी चाल और व्यवहार कुछ अलग था। वह अंदरूनी था, किसी का भरोसेमंद हाथ। ये सुनकर कबीर की उंगलियां कंपक पाईं, मानो किसी ने अंदर की एक दीवार की ईंट ढीली कर दी हो। उसने कहा, हमें अंकित की जगह ढूंढनी होगी, वह अंदरूनी कड़ी है। और अगर वही हवेली के अंदरूनी लोगों में से है, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। अनिका ने विक्रम का धन्यवाद किया और उसे आश्वस्त किया कि अब वह और सुरक्षित रहेगा। कबीर ने विक्रम को तुरंत पुलिस से संपर्क करने के लिए भी कहा। विक्रम ने हिचकते हुए कहा कि वह डरता है, पर कबीर की ईमानदारी और अनिका की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसने उसे बोलने के लिए प्रेरित किया। वापसी पर हवेली की दीवारों पर लगी तस्वीरों ने अनिका की नज़र खींची। उन्हीं फ्रेमों में से एक पर उसकी नज़र टिकी, मेहता परिवार की एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर, जिसमें आर्यन का बचपन, आर.डी. मेहता और कुछ अतीत के लोग थे। कबीर के सुराग से जो हवा चली थी, उसने अनिका को कुछ मनहूस संकेत दिखाए, जैसे कि किसी फ्रेम के पीछे कभी कोई कागज छुपा हो। अनिका ने अचानक तय कर लिया, कुछ भी छोटा संकेत दिखे, वो उसे अनदेखा नहीं करेगी। आर्यन के पास उस दिन कई कॉर्पोरेट मीटिंग्स थीं, पर उसके चेहरे पर एक अलग तरह का तनाव था। वह जानता था कि कबीर के सुराग हवेली की नींव को हिला सकते हैं। वो तरह तरह के कागजों में उलझा हुआ था कि तभी सीमा ने आवाज दी, मिसेस मेहता, स्नेहा कह रही हैं कि कुछ फ्रेम गिर गया है पिक्चर हॉल में। आर्यन ने तुरंत कदम बढ़ाए। फ्रेम का गिरना एक मामूली घटना भी हो सकती थी, पर ये छोटी छोटी घटनाएं जब इकट्ठी हो जाती हैं तो एक बड़े सच की ओर इशारा करती हैं। हॉल में पहुंचते ही दृश्य कुछ अजीब था। एक बड़ी सी पारिवारिक तस्वीर के कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे और तस्वीर का फ्रेम जमीन पर पलटा हुआ था। कांच टूटने की तेज आवाज और उस फ्रेम के गिरने की वजह ने सबको हिला दिया। अनिका का दिल अचानक तेजी से धड़क उठा, जैसे किसी ने पर्दा हटाया हो। उसने झट से फ्रेम उठाया और देखा कि तस्वीर के पीछे कुछ फंसा हुआ था, एक पीला लिफाफा, किनारों से घिसा हुआ, जिस पर हाथ से लिखा था, ट्रांसफर ऑट MR 11:30 PM। वह लिफाफा, वह शब्द, सब कुछ उसी सिरे पर मिल गया जिस पर कबीर ने काम किया था। अनिका ने लिफाफे को नाजुकता से खोला और देखा कि अंदर कुछ छोटे छोटे पेपर थे, बैंक ट्रांजैक्शन के नोट और एक छोटा सा नाम, ऑथराइज्ड बाय ए. मेहता। अनिका का दिल धड़क गया। ए. मेहता, क्या ये वही अंकित था या फिर कोई और? या क्या यह आर्यन के किसी परिचित का संदर्भ था? तभी कमरे में हल्की सी सरसराहट हुई। स्नेहा की आंखों में एक अजीब सी कठोरता और छिपी हुई घबराहट थी। उसने तेज आवाज में कहा, यह क्या है? किसने इसे यहाँ रखा? आर्यन ने लिफाफा लिया और पढ़ने लगा, चेहरे पर रंग उड़ते हुए। हॉल में मौन छा गया, बोलने वाला कोई नहीं था। अनिका ने महसूस किया कि जैसे किसी ने अचानक सारे कोने उजागर कर दिए हों। अब जो भी छिपा रहा, उसे सामने आना होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ कोई खेल है और यह खेल अब हमारे घर के भीतर भी है। उसकी आवाज में कड़वाहट थी, पर साथ ही एक निर्णय की ठोस गूंज भी। उसने स्नेहा की तरफ देखा, उसकी निगाहें टकराईं। स्नेहा ने अपना मुंह कस कर कहा, अगर कोई आरोप लगाना चाहता है
तो तथ्यों के साथ लगाए, मैं किसी भी तरह की गंदी अफवाह नहीं सहूंगी। उसकी आवाज में जिस तरह की कटुता थी, वह किसी छिपी हुई चिंता का संकेत थी। कबीर ने कदम बढ़ाया और कहा, हमें इसे पुलिस को देना चाहिए, ये प्राथमिक साक्ष्य है। पर हवेली के भीतर इस शब्द ने तूफान ला दिया। कुछ सदस्यों ने कहा कि यह परिवार का निजी मामला है, कुछ ने कहा कि सार्वजनिक होने पर छवि को नुकसान होगा। आर्यन ने कहा, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, पर अगर हमारा घर किसी अपराध के आधार पर उपयोग हुआ है, तो हमें सबूत को सुरक्षित करना होगा। उसकी आवाज में अब संतुलन और परिपक्वता थी, उसे पता था कि सच्चाई के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। तभी सीमा ने धीमी जुबान में कहा, मिसेस मेहता, मैंने सुबह के काम के वक्त देखा था कि अंकित शाम को किचन में आया था। वो गार्ड्स के पास गया और फिर सीधे किचन की ओर चला। मैंने सोचा कि वह सामान चेक करने आया होगा। ये सूचना जैसे किसी ने दीवार की अंदरूनी दरार पर थप्पड़ मार दिया हो। अंकित नाम फिर से हवा में फैल गया। स्नेहा का चेहरा पल भर में बदल गया, उसके होंठ बंद हो गए। अनिका की आंखों में ये सब अजीब लग रहा था, जैसे सारे पत्ते एक साथ खुल गए हों। उसने शांत स्वर में कहा, हमें शांत रहकर कदम उठाने होंगे। पहले पुलिस को बुलाया जाए, लिफाफे को फॉरेंसिक लैब भेजा जाए और हवेली के अंदर सभी प्रवेश निकास रिकॉर्ड कराए जाए। कबीर ने फौरन फोन कर दिया। पुलिस की टीम कुछ ही घंटों में हवेली में थी। फॉरेंसिक टीम ने लिफाफे पर फिंगरप्रिंट्स लिए, बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपी को प्रमाणित किया जाना था। आर्यन ने आदेश दिया कि हवेली के सभी बाहर जाने वाले कामगारों की सूची और उनके शिफ्टिंग टाइमलाइन भी मांगी जाए। स्नेहा ने बहाने बनाना शुरू कर दिया, ये सब आदतन हो सकता है, पर उसकी आंखों के नीचे असहजता साफ थी। उस रात जब हवेली के लोग अपने अपने कमरों में लौटे, अनिका ने अपने हाथों में वही फ्रेम रखा और धीरे धीरे यादों में खो गई। नायना की तस्वीर, वो पीला लिफाफा और अब उसी फ्रेम के पीछे मिला साक्ष्य। उसे लगा कि किसी ने जानबूझकर फ्रेम तोड़वाकर साक्ष्य वही रख दिया था, या किसने इरादा किया था कि यह साक्ष्य गलती से मिल जाए। सवाल चुभ रहे थे, पर जवाब दूर थे। अगले दिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, तब हवेली के लोगों की सांसें थम सी गईं। लिफाफे पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले थे और उनमें से कुछ मेल खाते थे, वही उंगलियां जिनका नाम अंकित के रिकॉर्ड से जुड़ा था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ और भी फिंगरप्रिंट्स थे, छोटे, तेजी से हटे हुए, जैसे किसी ने हाथ झटक दिया हो। उन पर नाम का मेल नहीं था। कबीर ने कहा, ये संकेत है कि किसी ने जल्दी में हटाने की कोशिश की होगी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने औपचारिक तौर पर बयान शुरू कराए। हवेली के अंदर के कुछ लोगों से पूछताछ की गई। सीमा ने बताया कि अंकित को उसने देखा था। स्नेहा हैरान परेशान दिखी और आर्यन ने अपने स्टाफ के पेमेंट्स की सूची पुलिस को सौंप दी। पर जब पुलिस ने अंकित के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, तो पता चला कि अंकित का अंतिम पता कुछ साल पहले हवेली के पास का ही था और उसकी फाइल में एक छोटी सी नोट लिखी हुई मिली, लेफ्ट ऑन 157 अंडर प्रेशर। ये लाइन जैसे किसी पुरानी कहानी की पुनरावृत्ति थी। किसी ने दबाव डाला, कोई भाग गया, पर सच्चाई अभी भी संपूर्ण नहीं मिली थी। फ्रेम टूटने के बाद हवेली में जो सबसे बड़ा बदलाव आया, वह था फुटती और बनती हुई दीवारों के बीच अब पारिवारिक भरोसा हिल गया था। लोग एक दूसरे की निगाहों से सुलभ नहीं रहे। हर हंसी, हर सलाम के पीछे कोई जांच सा बैठ गया था। अनिका ने शाम में कबीर के साथ बैठकर कहा, हमने अब सही दिशा पकड़ी है, पर यह सच बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक हमारे पास और सबूत न हो। कबीर ने सिर हिलाया, ठीक है, पर हम अब कुछ लोगों की गहराई से जांच करेंगे और अंत में जो सच होगा वह आने देना होगा। फ्रेम टूटने का अर्थ सिर्फ कांच का टूटना नहीं था, यह उस परिवार की आभा का टूटना था जो वर्षों से परिपूर्ण दिखती आई। और जिस लिफाफे में लिखा ए मेहता का नाम था, वह संकेत दे रहा था कि अंदरूनी कड़ियां कहीं और भी फैली हुई हैं, और वे कड़ियां अब धीरे धीरे हाथ कंगन बनकर सामने आ रही थीं। पर किसका इरादा था, किसने साक्ष्य वही रखा, क्यों? ये प्रश्न हवा में तैर रहे थे और हवेली के भीतर जो सबसे बड़ा असमंजस था, वह ये कि क्या सच बाहर आने पर परिवार बच पाएगा या टूटकर बिखर जाएगा। एपिसोड अंत में, जब हवेली सन्नाटे में डूबा हुआ था,
अनिका ने दरवाज़ा खोला और बाहर के गार्ड बोथ हाउस की तरफ देखा। वहां पर एक अजनबी खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना फोटो फ्रेम था जिसमें किसी ने सावधानी से एक तस्वीर रखी थी। एक पुरानी आफताब सी तस्वीर देखते ही अनिका का रोंगटे खड़े हो गए। वह तस्वीर थी अंकित और वही भरोसेमंद व्यक्ति एक जगह पर खड़े, और पीछे की सवारी उसी काली गाड़ी की रफ्तार में दिखाई दे रही थी। गार्ड ने धीमी आवाज में कहा, मिस शर्मा, ये कल सुबह आपके लिए रखा गया था। अनिका की सांस अटक गई और हवेली की दीवारों के भीतर की दूर तक फैली परछाइयों ने फिर से एक नई कहानी की आहट दी। हवेली की रात गहरी थी, पर उस गहराई में एक अजीब सी गर्माहट थी, नजारों की नहीं, पर किसी छिपी हुई आग की। अनिका के हाथ में जो पुराना फोटो फ्रेम था, उसकी कांच पर अब रात की रोशनी टिकी थी। पर फ्रेम की तस्वीर ने उसके भीतर एक ऐसी लहर दौड़ा दी कि सारे दिन की थकान एक पल में गायब हो गई। तस्वीर में अंकित था, हंसता हुआ, किसी के कंधे पर हाथ रखे, और वही काली गाड़ी पीछे टिकी हुई दिख रही थी। किसी ने सावधानी से तस्वीर ली और हवेली के बाहर रख दिया था। ये संदेश साफ था, अतीत जिंदा है और वह जलकर बाहर आने को तैयार है। अनिका ने फ्रेम की ओर एक अविश्वासी निगाह डाली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर वह ठहर गई। वह जानती थी कि तस्वीर का मतलब सिर्फ जानकारी नहीं, ये चेतावनी थी कि अब जो कुछ भी सामने आएगा, उसे छिपाया नहीं जा सकता। उसने तुरंत कबीर को मैसेज किया और आर्यन को कॉल किया। तीनों उस समय हवेली के छोटे से मीटिंग रूम में इकट्ठे हुए थे। कबीर ने फ्रेम निकाला और तस्वीर देखी। उसकी नज़रों में अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि शोधकर्ता की तीव्रता भी आ गई थी। ये वही है, कबीर ने धीरे से कहा, अंकित और एक बाहरी आदमी। पर देखो, पीछे की गाड़ी पर जो टैग है, वही नंबर है जो आर सेथी के नेटवर्क में मिलता है। ये साबित करता है कि अंकित वाकई नेटवर्क के साथ मिला हुआ था, पर सवाल यह है कि उसने किसके आदेश पर काम किया। आर्यन की आवाज में एक कटुता थी, और अगर यह हवेली के किसी अंदरूनी से जुड़ा हुआ है, तो इसका हल निकालना अब और भी जरूरी है। उसकी आंखों में अब पहले जैसी दूरी नहीं रही, उसके भीतर की आग अब न्याय की आग बनती जा रही थी। अनिका ने कहा, हमें इसे सार्वजनिक कर देना चाहिए, पर सही तरीके से। पहले फॉरेंसिक और बैंक रिकॉर्ड्स पर टिके रहें, फिर हम उद्धरण देंगे। कबीर ने नग्न तथ्यों को तेजी से जोड़ना शुरू किया। तस्वीर, फ्रेम के पीछे का लिफाफा, अंकित का नाम, और वह ड्राइवर विक्रम की गवाही। पर तभी कमरे के बाहर अचानक हल्का सा शोर हुआ। किसी ने तेजी से कदम उठाए। तीनों तुरंत खड़े हुए। हॉल की तरफ बढ़ते ही देखा कि हवेली का लॉन बुझा हुआ नहीं था। वहां एक कोने में धुआं उठ रहा था, जैसे किसी ने पेटी या कागज में आग लगा दी हो। आग! सीमा की चीख ने तुरंत माहौल बदल दिया। कुछ गार्ड्स भागे, आग बुझाने की बाल्टियां ली गईं। पर धुआं जल्दी फैल रहा था और हवेली की एक पुरानी अलमारी से निकल रहा था। वही अलमारी जिसमें कई फाइलें, पुराने दस्तावेज और कुछ फ्रेम रखे हुए थे। जब सुरक्षा ने अलमारी खोली, तो अंदर राख की भट्टी जैसी हालत थी। कई फाइलें आंशिक रूप से जल चुकी थीं, कुछ पेपर पूरी तरह खाक हो चुके थे। और वहीं, राख की चादर पर, जली हुई कागजों के टुकड़ों के बीच एक आधा पिघला हुआ बैंक स्लिप दिख रहा था, उसी खाते का अंतिम भाग जो कबीर ने ट्रेस किया था। कबीर के होंठ हल्का कांप गए। वह झट से झुका और राख से कुछ छोटे छोटे टुकड़े उठाकर जांचने लगा। ये वही ट्रांजैक्शन नंबर है, वह बुदबुदाया। किसी ने साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश की, पर भाग में कुछ अंश बच गए हैं। उसकी आवाज में विज्ञान की तरह अब आग भी थी। यह आग किसी ने साक्ष्य मिटाने के लिए चलाई थी, ताकि सच फिर से दफन हो जाए। अनिका के भीतर ठंडा सन्नाटा घूम गया। किसी ने जानबूझकर दस्तावेज जला दिए थे। उसका मन उन लोगों पर गया जिन्होंने हवेली के भीतर से ही काम किया होगा। अंकित, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ अंकित नहीं, ये संकेत है कि कोई और है जो अंदरूनी जानकारी का उपयोग कर रहा है। उसकी आवाज से अब गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। पुलिस तत्काल आ गई और फॉरेंसिक टीम ने स्थल पर कड़े सुराग इकट्ठे किए। जलाए गए कागजों के पत्तों के बीच कुछ ऐसे संकेत मिले जो बताते थे कि आग को किसी तेज ज्वलनशील पदार्थ से तेजी दी गई थी। मासूम दुर्घटना नहीं, एक व्यवस्थित नष्ट करने की कोशिश।
पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, ये साजिश है। किसी ने जानबूझकर सबूत खत्म करने की कोशिश की और वो किसी परिचित ने किया होगा जो अलमारी तक आसानी से पहुंच सकता था। स्नेहा हवेली के गलियारे में आकर खड़ी थी, उसका चेहरा पीलापन लिए, पर आंखों में अब बस एक तरह का बचाव नजर आ रहा था। उसने कहा, हमें होटल वालों को भी पूछताछ करनी चाहिए और कुछ कर्मचारियों से पूछताछ करनी होगी। पर उसकी आवाज में जोशीली दृढ़ता के साथ एक बचाव भी था, मानो वह किसी को ढकने का प्रयत्न कर रही हो। अनिका ने देखा कि स्नेहा के कंधे हल्के से कंपक पाए, कुछ छिपा हुआ सच उसकी सांसों में छिपा हुआ था। कबीर ने सुरक्षित हुए कागजों के छोटे छोटे टुकड़ों को पकड़कर कहा, हमें डिजिटल बैकअप स्कैन कराना होगा, बैंक और होटल रिकॉर्ड्स और साथ ही हवेली में लगे कैमरों की फुटेज को भी बहुत गहराई से खंगालना होगा। जो भी आग लगाए उसने शायद कई गवाहों के नाम नष्ट कर दिए, पर हमारे पास अभी भी कुछ बचा है। उसकी आवाज में अब उम्मीद थी पर भय भी। आर्यन ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए और हवेली के हर कोने के कर्मचारियों से अलग अलग पूछताछ शुरू कराई, पर एक बात साफ थी, जिसने भी आग लगाई वो घातक कदम उठा गया था और अब हवेली की दीवारें पहले से भी ज्यादा संदिग्ध बन गई थीं। अनिका ने खुद राख को छूकर देखा, उसकी उंगलियों में कालापन चिपक गया और उसकी आंखों में एक जलन उठी, न सिर्फ राख की पर उस ज्वलनशील सच की जो अब और गहराई से आग में जल रहा था। पुलिस ने कुछ सुराग रिकॉर्ड किए। किचन के स्टाफ ने बताया कि शाम के बाद अलमारी के पास किसी ने देखा था कि अंकित जैसा शख्स आया था, पर उसका चेहरा वे साफ नहीं बता सके क्योंकि वह अंधेरे में था। विक्रम का बयान याद आ गया, उसने कहा था कि अंकित ने पहले भी काली गाड़ी के बारे में बात की थी। पर जहरीले प्रश्न अब ये थे, क्या अंकित अकेला फंसा हुआ था या किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा? और सबसे महत्वपूर्ण, किसने दस्तावेजों को जलाने का आदेश दिया? हवेली में अगले कुछ घंटे भय और बातचीत का संगम रहा। कबीर ने साफ कहा, ये काम किसी अंदरूनी की मदद के बिना संभव नहीं था। दस्तावेज अलमारी में तभी होंगे जब कोई क्लीन इंटरनल ने पहुंच दी हो। उस वक्त आर्यन की निगाहें स्नेहा पर ठहर गईं और उस ठहराव में एक छोटी सी दरार थी। स्नेहा ने कड़वा सा हंस कर कहा, अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो ठीक है, पूछताछ करिए, पर याद रखिए मैं भी इस घर की लाइनों की रक्षा करूंगी। उसकी बात में जो तेजी थी वह बचाव की अंतिम कगार सी लग रही थी। अनिका ने अपनी आवाज को कड़क कर कहा, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे पर सच्चाई का पीछा कर रहे हैं। जो भी दोषी है उसे नियमानुसार जवाब देना होगा। उसकी आंखों में अब न सिर्फ हिम्मत थी बल्कि एक तरह की आग थी, जलाई हुई कागजों की राख की तरह, जो अब और भी सख्त होकर सत्य की चाह में बदल गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने अगले दिन कुछ और खुलासा किया। आग में इस्तेमाल हुआ पदार्थ किसी खास ब्रांड का सॉल्वेंट था, जो आमतौर पर बड़े पैमाने पर कच्चे माल के स्थानों पर मिलता है। ये संकेत देता था कि कोई जानकार व्यक्ति ही इस प्रकार के केमिकल का प्रयोग कर सकता था। और जो सबसे चिंताजनक बात थी, अलमारी तक पहुंचने के लिए जिस चाबी का उपयोग हुआ उसकी छाप हवेली के कुछ बॉक्सों के भीतर मिलती थी, यानी चाबी किसी अंदरूनी के पास पहले से थी। ये जानकारी हवेली के सदस्यों के बीच डर और शक की हवा को और बढ़ा गई। आर्यन ने स्पष्ट स्वर में कहा, जो भी यह कर रहा है वह डर कर रहा है, और जो डरता है वो गलती करने के लिए तैयार हो जाता है। हम सबको मिलकर इसको सुलझाना होगा। पर अनिका के मन में एक सवाल बार बार उठता रहा, क्या आग सच को जला पाएगी, या सच की आग ही उन लोगों को जलाएगी जो इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एपिसोड के अंतिम पलों में कबीर के पास एक और जानकारी आई। होटल वाला राजू ने भेदपूर्वक बताया कि उसने उस रात एक अजीब कॉल सुना था। किसी ने कहा था, फाइलें संभालो और सब कुछ सही से नष्ट कर दो, आज के बाद कोई निशान नहीं बचना चाहिए। कॉल के लोकेशन का पता लगाने पर पता चला कि कॉल हवेली के भीतर किसी फ्लोर से निकली थी और उसी फ्लोर पर एक छोटा सा लॉकर था जो हाल ही में किसी ने इस्तेमाल किया था। कबीर ने अपना हाथ अनिका के कंधे पर रखा और धीमे स्वर में कहा, यह आग सच को मिटाने की कोशिश है, पर इससे एक बात साफ है, जो कुछ छुपाया गया वह अब धुएं के साथ उड़ गया। पर धुआं हर बार निशान छोड़ता है और उन निशानों से हमें जवाब मिलना बाकी है।
और हवेली के भीतर, जहां तस्वीरें टूटकर गिर गईं और फाइलें राख में बदल गईं, सच की वह लौ अब और भी तेज थी। किसी ने उसे बुझाने की कोशिश की, पर उसी कोशिश में सच का तेज और अधिक तीखा हुआ। अनिका ने बाहर देखकर कहा, उन्होंने सोचा कि आग हर निशान मिटा देगी, पर अगली धूप में जो बचेगा वही असली रिकॉर्ड होगा। हवेली की रात ने एक बार फिर फुसफुसाया, पर इस बार उसकी फुसफुसाहट में एक नया संदेश था। जो सच जला नहीं, वह और भी जोर से जल उठेगा। महल की सुबह बाकी दिनों की तरह शांत नहीं थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान छिपा था, एक ऐसा तूफान जो किसी लफ्ज की नहीं, बल्कि लंबे समय से दबे भावनों की दस्तक था। रात भर बारिश होती रही थी। हवेली की पुरानी खिड़कियों से टपकती बूंदें एक अजीब सन्नाटा पैदा कर रही थीं। उन बूंदों में जैसे कोई अनकही कहानी थी, जैसे दीवारें भी जानती हों कि आज कुछ बदलने वाला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनिका की रात सवालों का समंदर। पलकों पर नींद नहीं थी, लेकिन आंखों में थकान बहुत थी। क्यों मायने रखता है कि वो क्या सोचता है? वो खुद से पूछ रही थी। आर्यन ने पिछली रात उसे फिर एक बार ठंडे शब्दों में चोट पहुंचाई थी। तुम्हें यहाँ दया दिखाने के लिए नहीं लाया गया, उसने कहा था, और वो एक वाक्य जैसे दिल में तीर बनकर बैठ गया था। वो कमरे की बालकनी में खड़ी थी, हवा में ठंड थी, लेकिन उसके सीने में एक जलन। ऐसी जलन जो प्यार से नहीं, सम्मान की तलाश से उपजी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्यन जो कह नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ आर्यन लाइब्रेरी में बैठा था। हाथ में किताब थी, पर निगाहें किसी एक पेज पर अटकी हुई। वो चाहता था कुछ कहना, मगर लफ्ज़ गले में ही रुक जाते थे। उसकी दादी की तस्वीर सामने रखी थी। मंदिर की घंटी की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और दादी की कही एक बात कानों में गूंज रही थी। ग्रेटर दैन जिससे तुम लड़ते हो, अक्सर वही तुम्हारे दिल के सबसे करीब होता है। वो मुस्कुराया नहीं, लेकिन दिल ने धीरे से पूछा, क्या मैं अनिका से लड़ रहा हूँ या खुद से? सुबह की चुप्पी टूटती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर माहौल बेहद शांत था। दादी माँ अखबार पढ़ रही थी, आयुषी आर्यन की छोटी चचेरी बहन मोबाइल देख रही थी, और अनिका वो बस चुपचाप कॉफ़ी कप में चम्मच हिला रही थी। तभी आर्यन आया। वो अनिका के सामने बैठा, पर दोनों के बीच जैसे दीवार थी। दादी ने मुस्कराकर कहा, आज मंदिर चलोगे तुम दोनों? आर्यन कुछ बोल पाता, उससे पहले अनिका ने शांत स्वर में कहा, जरूर दादी, लेकिन उसकी आवाज में वही ठंडापन था जो पहले आर्यन की आवाज में हुआ करता था। आर्यन ने पहली बार महसूस किया, जब सामने वाला चुप हो जाए, तब सबसे ज्यादा शोर अपने अंदर होता है। कार के सफर में लफ्जों की टक्कर। मंदिर जाते वक्त दोनों पीछे की सीट पर साथ बैठे थे, पर जैसे दो अलग दिशाओं में देख रहे हों। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद अनिका ने धीमे स्वर में कहा, आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? आर्यन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसे देखा, गहरी थकी हुई आंखों से। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, नफरत नहीं, मैं बस किसी को खुद के इतना करीब नहीं आने देना चाहता कि वो मुझे तोड़ दे। अनिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, टूटने से बचने के लिए आपने रिश्तों को जीना ही छोड़ दिया। कार रुक चुकी थी, पर पहली बार दोनों की बातें नहीं रुकीं। मंदिर के आंगन में सच के कदम। मंदिर शांत था, पर अनिका का मन नहीं। आर्यन थोड़ी दूरी पर खड़ा था। जब दोनों वापस मुड़े, अचानक पीछे से आवाज आई, भाभी जी, ये आपकी शादी की तस्वीरें हैं ना? आपकी और आर्यन सर की। कैमरे वाला लोकल रिपोर्टर था। कुछ पुरानी तस्वीरें लहराई जा रही थीं, जिसमें एक तस्वीर जिसमें आर्यन अनिका के माथे पर सिंदूर भर रहा था, और पहली बार भीड़ के सामने अनिका ने आर्यन का हाथ पकड़कर कहा, हमारा रिश्ता असली हो या नकली, इज्जत असली होनी चाहिए। उसके शब्दों में डर नहीं, साहस था। आर्यन कुछ कहना चाहता था, पर सिर्फ उसे देखता रह गया। और ये पहली बार था जब उनकी चुप्पी ने आवाज का रूप ले लिया था। मुखौटा रात जब दिल ने सच माना। उसी रात हवेली की छत पर हवा ठंडी थी, लेकिन अनिका के सीने का बोझ थोड़ा हल्का। पीछे से धीमी आवाज आई, तुम सही थीं आज।
आर्यन था। अनिका ने बिना मुड़े कहा। मैं सही नहीं थी, मैं बस चुप रहना बंद कर चुकी हूँ। आर्यन थोड़ा पास आकर बोला। और मैं शायद पहली बार सुनना शुरू कर रहा हूँ। पहली बार उनके बीच सिर्फ चांदनी नहीं थी, बल्कि समझ।